डोंडला गांव के अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर निर्माण और मूर्ति अनावरण समारोह के अंदर सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि 5 घंटे देरी से आपके बीच पहुंचा, और उसके बाद भी आप लोग हजारों हजार की तादाद के अंदर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे, और जितनी तादाद में मातृशक्ति आई है, यह निश्चित है कि बहुत बड़े बदलाव के संकेत राजस्थान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वीर तेजाजी महाराज ने जिस तरह अपने वचनों के खातिर बड़े प्राण न्यौछावर किए, तो मैं तेजाजी महाराज की जयकारे के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले वीर तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित इस भव्य कार्यक्रम के अंदर जिसको पूरा राजस्थान देख रहा है, जबरदस्त जोश उत्साह था। ब्यावर से लेके और यहां तक मैंने ब्यावर का ही रूट डाला था कि ब्यावर से मैं जाऊंगा, अगर मैं डालता मैं जयपुर से निकलूंगा तो फिर पहुंचते रात की 9-10 बज जाती। इतना जोश राजस्थान के कोने कोने के अंदर, सबको पता कि आज डोंडला के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये सोशल मीडिया की वजह से अपन एक दूसरे को कौन कहां बैठा है क्या करे जान पा रहे हैं। इस समारोह के अंदर बड़े भाई राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए आप देख रहे हो रात और दिन लगे हुए हैं, दिलीप चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, और मंदिर कमेटी डोंडला के प्रकाश जी भोग्यान, अध्यक्ष भंवर जी सारंग, चेतन जी कागड़, शेषाराम जी भोग्यान, खीमाराम जी, मांगीलाल जी, रूपाराम जी, प्रकाश जी, श्रवण जी, ओम जी आचार्य, मेरे साथ आए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, माधु जी, शेरू और पूरी टीम, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। मेरा शायद डोंडला के अंदर मैं पहली बार आया हूं, और आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि संख्या चाहे हमारी कम होगी मारवाड़ जनसंघ के अंदर, लेकिन परिणाम बदलने की ताकत हमारे लोगों के अंदर मारवाड़ जनसंघ की है। मारवाड़ जनसंघ, सोजत, जैतारण, पाली, मैं बाली के अंदर गया कार्यक्रम के अंदर सादड़ी में, वहां भी 8-10 घंटे तक लोग बैठे थे, और मैं कोई जानबूझ के आपको इंतजार नहीं करा था। आप ही मत सोचना, कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो माहौल बनाते हैं, लेट आते हैं। आता नहीं हूं, मैं सोऊंगा जब भी तो उठूंगा। 5-6 बजे सोता हूं रात को आके, 5 बजे सोऊंगा तो फिर 5-6 घंटे अगर नींद नहीं लूंगा तो गाड़ी चलेगी कैसे बताओ। और फिर लंबे लंबे सफर होते हैं, 1000 किलोमीटर के। कई लोग होते हैं वो कह रहे साहब वो तो नेताजी टाइम के पक्के हैं, वो घर पर रोटी नहीं खाते, सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, लोगों के खानो पीनो, शाम को घर सो जाना, एक कॉन्स्टेंट, एक विधानसभा में इतना ही काम होता है आदमी का। हमारे वहां तो 1-2 नेता ऐसे थे जो मौकान ढूंढते थे, मौकान मरण, फोन करता, कोई देखो कोई मरियो तो बताओ जो सुर बैठे आ गया, वैसे काम करते थे। अब जाके लास्ट होती तो लोग पता क्या कहते हैं कि कोई मरा तो नहीं, आपको तो मैं मार दूं साहब, आ जाओ जब मैंने शर्म नहीं आती, मौत की बात करते हो। है ऐसा कल्चर हो गया नेताओं का, एक ही काम रह गया, सरकार में है तब मिलेंगे नहीं, और सरकार में नहीं है जब ये कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, तो सरकार किसकी है फिर बताओ। 1952 से लेकर और 2026 किसकी सरकार रही राजस्थान के अंदर? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। देश में किसकी सरकार रही? बीच में कुछ समय के लिए तीसरे मोर्चे आए थे, जनता दल की सरकार बनी, जनता पार्टी की बनी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, और ये मिलाजुली का खेल राजस्थान और देश के अंदर चला। भाइयों,
मैंने मेरी पूरी जवानी इस किसान कौम के लिए समर्पित कर दी। मैंने दिल्ली में मंत्री पद बहुत बड़ा होता है। जब मैं चुन के गया था, किसानों का आंदोलन हुआ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के किसान नेताओं ने मेरे से बात करी और उन्होंने मुझे एक बात कही कि हनुमान जी, आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो तीनों कृषि बिल वापस हो सकते हैं। या तो अकाली दल से उम्मीद है और या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो अकाली और मेरे में अंतर देखो। अकाली दल ने तो पंजाब में 50 साल तक राज किया था। कितने समय प्रकाश सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनके बच्चे दिल्ली में मंत्री रहे, बेटे की बहू मिनिस्टर थी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो एक छोटा सा पौधा था। उसे पहला मौका मिला था कि सत्ता के अंदर भागीदारी निभाए और अपने लोगों को ताकतवर करे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी। उन्होंने मुझे कहा, हमारे नेताओं की जंग लग गई। हमारे नेताओं ने इस देश के लिए परिवर्तन की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश से आते थे, शोषित दलित, मुस्लिम और किसान की बात करी। देवीलाल जी ने अजगर की बात करी और सर छोटूराम ने अंग्रेजी रियासत को हिला दिया था। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक किसानों की लड़ाई लड़ी। ये सारे लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की धरती से आते थे। मैंने कहा, भाई आपके इतने एमपी हैं, आप उनको काम लो, छोड़े मोदी जी के साथ। बोले, साहब हमारे नेताओं में जंग लग गई, हमें सिर्फ आपसे उम्मीद है। उत्तर भारत के अंदर अगर जाट समाज में से किसी व्यक्ति ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आने का साहस किया, नागौर का सांसद तय जाने का भक्त था, तो किसान कौन के लोग मंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। एमएलए बनने के लिए लोग कैसे भाग जाते हैं छोड़ के। सत्ता के लिए तो आपने देखा होगा, बेटे ने बाप को मारा, सालों ने जीजा को मारा। ये हिस्ट्री देखो आप, जगह जगह जयचंद हुए, हर जगह जयचंद हुए, क्या के अंदर, हर दूर के अंदर। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जब आरएलपी का गठन किया, उस वक्त एक बात आपके बीच कही थी, जिस दिन इस देश के किसान जवान को आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी देगा वो हनुमान बेनीवाल इस कौम, किसान और जवान के लिए कुर्बानी देगा। भाइयों, किसान बिल वापिस हो गए। 2023 का चुनाव आया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां चाहती थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन करें। मैंने कहा, मैंने वचन दिया है कि 23 में कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन करूंगा नहीं और मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे राजस्थान के जवान किसान पे भरोसा था कि वो मेरा साथ देंगे, इसलिए मैंने कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकराया और आजाद समाज पार्टी, जो एक शोषित दलित की राजनीति करके एक लीडर ने तैयार करी, भाई चंद्रशेखर, उनके साथ बच्चों की इच्छा थी, अलायंस किया। और अलायंस के बाद जब मैं आपके बीच आया तो 18 में 3 सीट दी और आपने वापस 3 की 1 कर दी। फ्यूचर की सीट एक जिसमें मैं जीता। और बाद में जो लोकसभा का अलायंस था वो कांग्रेस पार्टी से हुआ। कांग्रेस से अलायंस के लिए बात करी। 5 दिन बात करते थे, एक उम्मीदवार लेके भाग गए मेरा, पीठ में छुरा, दूसरे तरीके से शोषण, अलग अलग गुटों में बटी पार्टियां। लेकिन फिर भी अलायंस हुआ और मैं अकेला लोकसभा में जीत के नहीं गया। जिस कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा था राजस्थान में, बेचारे 10 साल से 1 सीट के लिए तरस रहे थे, उन कांग्रेसियों का खाता भी खुलवाया और 1 से लेके 11 तक मैं गया। और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर मुझे प्रचार के लिए भेजते, मेरे से बात करते, तो अलवर, कोटा, जोधपुर, जयपुर और कोटा की सीट भी इनके खाते में आती। लेकिन कांग्रेस गुटों में बंटी हुई थी। कांग्रेस के लोग बीजेपी से अंदर खाने मिले हुए थे और ये मिलाजुली का खेल जो राजस्थान में अंदर चला, इस मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी जवानी उस कौम के लिए समर्पित कर दी। वो सत्ता के नजदीक रहा, सत्ता उसके आगे पीछे घूमती रही, लेकिन उसने अपने आप लोगों के सम्मान के लिए कभी अपने आप को झुकाया नहीं। मैंने कहा, मैं टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। और जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी,
तब हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेता नहीं गए थे। तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन बेटियों को न्याय दिलाने गया। सेना के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर या जहां भी व्यवस्था संभालनी होती है, किसान के बेटे बेटियां इस अंदरूनी ताकतें देश के अंदर खाने जो देश को कमजोर करने में लगी हुई है, या बाहरी ताकतें जो पड़ोसी मुल्क के हमारे, वहां सेना लड़ती है, बीएसएफ लड़ती है। भाइयों, जब सेना को ठेके में दे दिया और इसलिए दिया कि किसानों के आंदोलन के अंदर मोदी की हार हुई, तो बौखलाए हुए मोदी ने सोचा कि इनका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन इनके बच्चों को मैं तंग करूंगा, इसलिए सेना के अंदर अग्निवीर लेके आए। क्या अग्निवीर? कौन जाएगा 4 साल के लिए? आजकल तो अग्निवीर कोई भर्ती हो जाता, उसकी सगाई नहीं करते लोग कि 4 साल बाद वापस आएगा, क्यों सगाई करे? सही बात है। और 2-3 अग्निवीर देखे मुझे जो शहीद हुए, एक एम्बुलेंस में बॉडी डाल के और लेके छोड़ के चले गए जंगलों के अंदर कि ये नहीं बॉडी और ये एम्बुलेंस, जाओ। भाइयों, उस अग्निवीर के खिलाफ भी अगर देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है, जोधपुर में जो 2 लाख जवानों की रैली थी, जिसमें पाली से भी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग आए थे, लोकसभा, ऑल पार्टी मीटिंग, सड़कें, रैलियां, एक ही व्यक्ति हमेशा कहता है कि अग्निवीर को समाप्त करो, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करो, ताकि हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू के किसान के बेटे देश की सरहदों पर देश की रक्षा करने का जो जज्बा है वो हमेशा बढ़ा रहे। आजकल लोग सेना में जाना ही छोड़ दे रहे, कौन जाएगा? और आपको एक लड़ाई और लड़नी होगी। अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बंद कमरों में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं है कि देश की रखवाली कैसे होती है। भाइयों, अभी जो ईरान इजराइल का युद्ध हुआ, इसके अंदर आपने देखा होगा कि पहले भारत को लोग कैसे पूछते थे। ट्रंप ने 3-4 बार मोदी जी को धमकाया, मोदी जी छुप गए, और ईरान की पंचायती, इजराइल की, पाकिस्तान कर रहा। कौन कर रहा पंचायती? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो सारी बातें? इंडिया को अलग थलग कर दिया। ऐसे नहीं होता कि देश की मार्शल जातियों को साइड में करके कोई सोचे कि मैं बंद कमरों में जंतर मंतर चला के कर दूंगा। वो गलतफहमी है। और कल बंगाल का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया, जैसा हम चाहते हैं, अगर टीएमसी जीत गई, तो मोदी जी के लिए भी राहें आसान नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपने देखा होगा। और ये इसलिए आवश्यक है कि 14, 19 और 24 में आपने मोदी को वोट किसलिए दिया था? रोजगार मिलेगा, एमएसपी, किसान का कर्जा माफ होगा, एमएसपी खरीद होगी, देश में कानून का राज होगा, सादत नहीं होगी। जब मोदी सत्ता में आए, मैं उनके साथ था, कहते थे कोई शहीद नहीं होगा किसी किसान के बेटे की जो सादत होती है वो नहीं होने दूंगा। आप मुझे बताएं, पुलवामा से लेकर जितना कांग्रेस के सरकार के समय सादत होती थी, सादत बढ़ी है, घटी नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं जब समाचार मिलता है कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी के किसी कोने के अंदर किसान के बेटे ने लड़ते लड़ते सादत दी, सीने पे गोली खा गया। इसलिए देश को बचाने के ये बंद कमरों में बैठे, एयर कंडीशन में बैठे लोग, इनको किसान की चिंता नहीं है और इनका मकसद क्या है ये तो ये जानते हैं। लेकिन मैं इनको बहुत करीब से मैंने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, इनके मन में किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, मुस्लिम, इन लोगों के लिए कोई भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में नहीं है। ये हमें दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि ये तो ये है। भाइयों, अगर 28 की लड़ाई में आप चूक गए, उसके बाद 33 नहीं आएगा, मैं पहले बता दूंगा। एक व्यक्ति कितना लड़ेगा? आपने कभी ये भी पता किया? उठो मत एक बार पीछे, माताएं मैंने एक बार बैठ जाओ, बच्चों प्लीज बैठो। एक व्यक्ति किस तरह लड़ाई लड़ रहा है? वो मोदी अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है, वो समोसे खाने वाले भजनलाल के खिलाफ भी लड़ रहा है, जो हर 1 घंटे में 2 समोसे मंगा खाता है। बताइए कैसे व्यक्ति को राजस्थान का सीएम बना दिया हमारा अपमान करने के लिए कि राजस्थानियों जाओ, ये भजनलाल तुम्हारा नेता। इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारा राजस्थान का? बताओ।
मेरा तो कई बार मन करता है मैं छोड़ जाऊं राजस्थान को, लेकिन छोड़ के जाऊं कहां? मध्य प्रदेश में भजन लाल का भाई मोहन लाल, इधर तीसरा लाल, ऐसे पता नहीं कितने मुख्यमंत्रियों के देश में। अब आप लोग ही करो सारा बदलाव, बातों से काम नहीं चलेगा, वोट की ताकत से। लोग हमें हंसते हैं दिल्ली में, क्या नौकी तरह कर लिया आपने, बनाई थी ना पार्टी, आई तो नहीं सीटें। सुनना पड़ता है, इसलिए सुनना पड़ता है कि आप लोग ढंग से आशीर्वाद नहीं देते। हाँ, हमारे पास पैसों की कमी हो तो रहेगी, पैसा अगर लोग कह सब आप फंडिंग कर लो, ये कर लो, मैंने कहा सारा ही काम करने पर तो कांग्रेस बीजेपी में हमारा अंतर क्या रहेगा? हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ कम से कम दें। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई उंगली नहीं उठा सकता। दिलीप जी मेरे साथ है लंबे समय से, कह रहे साहब कैसे चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना तेल की गाड़ी चल रही। बिना तेल की गाड़ी चलती हुई देखी क्या आपने? ये मेरी चल रही ना आरएलपी की गाड़ी, ये बच्चे खुद ही आते हैं गाड़ियां लेके, कार्यक्रम करते हैं, चले जाते हैं, 5-5 लाख की रैलियां करते हैं। और देश में एक माहौल तो आपने बना दिया कि बड़े से बड़ा नेता देश के, जो बड़े कद्दावर नेता थे इंडिया के, वो भी 4-5 लाख की भीड़ करते थे। वो रिकॉर्ड तो आपने राजस्थान में तोड़ दिया। हनुमान बेनीवाल आरएलपी की 5-5 लाख की रैली आपने राजस्थान में। अभी बीकानेर के अंदर जब 29 अक्टूबर को स्थापना दिवस था पार्टी का, मैंने उस दिन दिलीप जी ने पार्टी ज्वाइन करी थी, मैंने ट्वीट किया बच्चों को, मैंने कहा कितनी संख्या कर लोगे तो मैदान उस हिसाब से लूं कि भाई साहब सबसे बड़ा मैदान ले लो। ले लिया मैदान, एक भी साधन नहीं लगाया, एक भी जगह मैं नहीं गया खुद, और 2 लाख से ज्यादा जवान किसान मुझे आशीर्वाद देने बीकानेर की धोरा धरती पर। तो आप सोशल मीडिया पर देखते हो सारी घटना। मैं लड़ रहा हूं आपके बच्चों के लिए, मुझे कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सत्ता का सुख भोगूं और क्या तुम्हारे बाद में लड़ूंगा 5 साल बाद, मुझे कौन पूछने वाला? लोग कर ही रहे, रोज पार्टियां बदल रहे हैं, सुबह बीजेपी कांग्रेस ये वो, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। खराब नेताओं को देख लो, यहां भी देख लो, यहां आपका कोई सीमेंट प्लांट वगैरह है क्या लगा हुआ? कोई होगा बात का काम तो आप देख लोगे कि वहां का एमएलए एमपी जो भी होगा, जहां प्लांट लगता है, वो ट्रांसपोर्ट का ठेका और 25 आदमी अंदर, और उनके साथ मुनीमगिरी करते हैं। ये राजस्थान की स्थिति है मेरे भाई। कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। ये तो हमने ये बात चलाई राजस्थान में। कौन ज्ञापन लेने आता था सड़कों पे? हेड कांस्टेबल आता था ज्ञापन लेने के लिए, देना तो दो नहीं, जाओ, निकल जाते थे। जब चाह आईजी, कमिश्नर, एसपी और मंत्रियों को सड़कों में बुला के आपका सम्मान बढ़ाया। और प्रदेश में एक भी बार लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया। हमारी वजह से कहीं लाठी गोली नहीं चली और किसी घर में नुकसान नहीं हुआ। ये होते हैं सफल आंदोलन। मैंने कई नेताओं को देखा, पब्लिक को लेके जाते हैं, उनको पिटवा के ले आते हैं, मुकदमे दर्ज करवा लेते हैं, और बेचारे फिर पट्टी पुली पिटाते हो, घूमते रहे, बोले ठोकाया बहुत ले जाए। आज तक तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कराया। कहीं इसलिए तो वोट कम नहीं दे रहे हो, एक आध बार करवाऊं क्या वो मामला? चार्ज करके फिर वोट ज्यादा दे दो। हनुमान जी ऐसे ही ले जाए करते, ठीक है। फीलिंग, सत्ता की फीलिंग आ रही है हमारे अंदर। मेरे साथ रहने वाले सारे बच्चे, इनके काम होने लग जाते हैं, इनको फीलिंग आती है सत्ता, तो कह रहे बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें तो मजा आ रहा है, लेकिन मैं सरकार में कब आऊंगा ये तो बताओ। सरकार में आने के लिए मेरे भाई फीलिंग मत लो, ये सोचो कि हमें वोट इकट्ठा करना है और कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाना। ऐसा ही भर्ती पुलिस खड़ी, इसलिए मैं बता दूं आपको, अगर मैं नहीं होता तो 600 फर्जी थानेदार राजस्थान को लूट लेते। और कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। अब सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा एक बार। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भर्ती रद्द ही रहेगी। कुछ हो भी सकता है, हम तैयार हैं, चिंता नहीं करें। यही सड़कें हैं, यही राजधानी है, तो दिल्ली की तरफ करेंगे कूच, रुकेंगे नहीं। न गर्मी हमें रोक सकती, न सर्दी रोक सकती, न बरसात रोक सकती। और जिधर निकल पड़ते हैं उधर न्याय दिलाते हैं, और न्याय को एक जाति को नहीं दिलाया, इस राजस्थान की तमाम जातियों के हनुमान बेनीवाल लड़ा। अगर आप पढ़ते हो और आपकी याददाश्त किसी कमजोर होगी, उसका इलाज मेरे पास नहीं। ब्राह्मण बढ़िया राजपूत को आरक्षण की भी बात करी 2016-17 के अंदर कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बढ़िया कायस्थ
और राजपूत को भी आरक्षण मिलना चाहिए अगर वो गरीब है। इससे अच्छा नेता कहाँ मिलेगा? दूसरे नेता तो हमारे समाज का नाम भी नहीं लेते। दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि इनका आरक्षण खत्म कर दो। अरे भैया खत्म क्यों कर दो? आप भी ले लो और हमें भी लेने दो। आरक्षण तो ऐसे थोड़ी मिलता, हवा में नहीं मिलता। आरक्षण के लिए उनकी संस्कृति, पुराने रीति रिवाज, सामाजिक हमारी स्थिति क्या है। लोग आज हमसे चिढ़ते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आज भी हमारे 60% लोग नरेगा में मजदूरी करके सीमित जोत पे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और बच्चों को स्कूल। क्या गलत तो नहीं कह दिया मैंने? ऐसा कोई गांव बताओ, चलो धूंधला गांव में आ जाओ आप। धूंधला गांव में जाट और सिरवी भी है क्या गांव में? ऐसे कितने घर हैं जहां 5 लाख रुपए रोकड़ मिल जाए? आज कितने घर हैं बताओ तो? 10, 15, 20 कितने? और गांव में कितने घर हैं? 500 घर होंगे। तो फिर कहां पैसे वाले हैं? तो नहीं। हालात ये हैं कि ये तो माताएं बहनें समझदार हैं कि छोटा मोटा बच्चा के पैसा रखते, नहीं तो दवाइयों के पैसे नहीं मिलते कहीं से। सरकार एक ही काम करती है आपको कि आप बीमार होते जाओ और मुफ्त की दवाई खाते जाओ। अशोक गहलोत मैंने मुफ्त दवाई योजना चला दी, क्या करेगा? दवाई से मारेगा कैसे? मैंने गलत जला दिया गलत यार। ये भजन लाल तो ऐसा आके बैठा कि जब से आया है कहीं आग लग रही है, कहीं दुर्घटना, इतना राजस्थान का तो कुंडा कर दिया। ये कुंभ के मेले में गया, भजन लाल कुंभ के मेले के अंदर गया, वहां भी आग लग गई। ये तो पनौती राजस्थान का। और ये अगर अब हम नहीं हटाना तो पता नहीं आगे क्या होगा भाई। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको हटाने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। भजन लाल हटाओ राजस्थान, करना ही पड़ेगा। और क्या, लोग निकलेंगे सड़कों पर? बताओ यार, जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे दी इसने कि मोदी जी को श्रद्धांजलि, उपराष्ट्रपति को भावभीनी दे दो श्रद्धांजलि, सत अकाल, बार बार अकाल पड़े। मेरी रात, देखो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट तो रात में उड़ने की बात होती है। वो कहता है कि मेरी रात फ्लाइट में उड़ेगी। रात फ्लाइट में कैसे उड़ेगी? अरे फ्लाइट उड़ती रात में, कौन समझाए? लोग तो इसके मजे लेते हैं, इनको नहीं बताइए। और आजकल मोदी जी निकले कहता भाइयों बहनों, अरे मोदी जी के भाइयों बहनों निकल गए, तेरे कहां बचेगा भाइयों बहनों? ये स्थिति है भाई राजस्थान की। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे समाज से, दूसरे समाज से, उनकी स्थिति देखो उन मंत्रियों की। वो भजन लाल उनको डांटता है, वो डांट खाते हैं और कहता है मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हें दिल्ली में शिकायत करूंगा। इनकी खुद की कितनी शिकायत हो रही है अता पता ही नहीं। इनका साड़ा जिनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई, जो पैसों का सारा लेन देन करता है हजारों करोड़ रुपए का, वो भूमिगत हो गया। ये चाहे तो उसको पकड़ सकता है, लेकिन दिल्ली में बचाव के लिए कहता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। और बाद में तो अपने घर ही रहना, पुलिस आएगी नहीं पकड़ने। पुलिस तो खुद की है ना भाई, कैसे जाएगी पुलिस? बताओ मुझे। ये कोकस जो राजस्थान के अंदर बना, भजन लाल ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे घर पर मिलने आते हैं, जाते सही है। ये जो उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और इन लोगों को बुला के बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिल्ली में कहा कि हम जिनको के उनको टिकट दे देना, नहीं तो पेपर लीक के अंदर हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। बोले साहब सारी टिकटें ले लो, चाहे जमान जब्त हो जाए, कांग्रेस का बीजेपी में विलय करा लो, लेकिन हमें पकड़ना मत, क्योंकि पेपर लीक तो हम लोगों ने कराया वो। और सही बात है, एक एक नेता के बीच रिश्तेदार और RPS कहां से बन जाएंगे भाई? उससे पहले होशियार नहीं थे क्या लोग राजस्थान के अंदर? मैं नेता हूं, मेरे पिताजी MLA रहे, 10 चुनाव जीत गए, 16 लड़ लिए, हमारे घर में तो कोई नहीं है RSRP। सारे बच्चे मेरे से नाराज रहते हैं। कोई कहता है चाचा जी आप इतने टाइम से जीत गए, आपने हमारे लिए क्या किया? अच्छा वो बच्चों क्या करना कि हमारी नौकरियां नहीं लगाई? पढ़ो तो लग जाओगे, और नहीं तो फिर अपना खेत पशु है उसके लिए रेडी हो जाओ। अगर मैं ये काम करने लग जाऊंगा तो फिर मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, मेरी हालत भी वही होगी। भजन लाल मेरे लिए भी कहेगा कि कांग्रेस के नेता रात को मेरे से मिलने के लिए घर पे आते हैं। तो कहते हैं ये मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर। आप बताइए, बीजेपी का प्रभारी बयान दे रहा है कि सचिन पायलट की एक टांग कांग्रेस में और दूसरी टांग उधर मतलब बीजेपी। तो टांग तो दो होती थी, एक तो इधर तो दूसरी किधर, कहीं तो बतानी पड़ेगी ना, उनको सफाई देनी पड़ती है। क्या नहीं, हमारे दोनों टांगें इधर ही है।
वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं उनके कनेक्शन दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेताओं से। मुझे तो लड़ाई में बड़ा मजा आता है, सुनो। और मेरे तो आजकल आदत पड़ गई, जब तक कोई लड़ाई आती नहीं मुझे ढंग से नींद नहीं आती रात को। देख दो क्या लड़ाई है, लेकिन इतना जरूर देखता हूं कि अगलो मतलब कितना है। लोग क्या कहते हैं, साहब हम पूरी तौर से लड़ रहे हैं, आप आ जाओ ये वो, और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है समझौता कर लिया। इसलिए मैं भी आजकल वेट करता हूँ, तुरंत नहीं पहुंचता, रुको एक बार। फिर मेरी टीम जाएगी, दिलीप जी पहले देखेंगे, पहले जिला जाएगा, प्रदेश जाएगा, और लगता अब नहीं है तब मैं आऊंगा। मैं जाऊंगा जब कहता हूं उठूंगा नहीं, बीच में मत भागना। ऐसा नहीं जिसको न्याय दिला रहे हैं वो तो समझौते कर रहा है और हम सड़क पर बैठे। ऐसी कई बार परिस्थितियां हुई राजस्थान में हमारे सामने कि जिनके लिए हम लड़ रहे थे वो सरकार से सेटिंग कर गए और हम धूप में बैठे रहे और मुकदमे दर्ज हो गए। तो रोज आप देखते हो ये राजस्थान है। मैंने राजस्थान में भी कई बार अपनी नाराजगियां जाहिर की। राजस्थान का जो इतिहास लिखा बहुत तोड़ मरोड़ के लिखा, इतना नहीं था इतिहास गलत था, सब जानते हैं सारी बातें। जो लड़ाके हुए, जो मजबूत थे, उनको सम्मान देश के अंदर नहीं मिला। महाराजा सूरजमल जी को जो सम्मान देश में मिलना चाहिए मोदी सरकार और पुरानी कांग्रेस की सरकारों ने दिया। जो 80 युद्ध लड़े थे और 80 का 80 युद्ध जीते और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। जो लड़ते लड़ते शहीद होता है वही वीर होता है। हाँ हुए वो वीर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सूरजमल जी को सम्मान मिलना चाहिए वो देश में नहीं मिला। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे अगर इस सरकार में 5 विधायक भी होते तो भजन लाल को हम इस तरह नहीं करने देते राजस्थान के। एक भी विधायक नहीं, एक एमपी, और आप लोग फिर भी कोशिश प्रयास ही रहता है कि अगर किसान दलित शोषित के कोई सुई भी चुप जाए तो मैं दर्द महसूस करता हूं, उसको न्याय दिलाता हूं। जहां किसान का पसीना बहता है मैं कहता हूं मैं आपके लिए खून दूंगा और आपका पसीने का हिसाब किताब भी पूरा करूंगा। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूं। भाइयों, जिस तरह राजस्थान बर्बादी के कगार पे चला गया, भरोसा उठ गया लोगों का। हमारी बहन बेटियां रात को अंधेरे में निकलती नहीं, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, जिस तरह की दरिंदगियां, जिस तरह के रावण राजस्थान के अंदर हो गए, इस देश के अंदर हो गए, कौन रखवाली करेगा आपकी? बताओ मुझे। क्या तेजाजी महाराज अवतार लेंगे दोबारा? नहीं लेंगे। तेजाजी महाराज को आदर्श मानते हुए आप सबको ये तय करना है कि हमें लोकतंत्र के अंदर सरकार में हमें मजबूत लोग भेजने हैं। जिस दिन मजबूत लोग आप भेज दोगे अपना व्यवस्था बदल जाएगी। मैंने तो बीच में ये भी कहा था, हमारे समाज के शेड्यूल कास्ट के बहुत लोगों की मैंने 18-23 में विधायक बनाने में मदद की। बेचारा आए मेरे घर पे, कोई मुझे अंकल जी कह रहा, कोई मामा जी कह रहा, कोई भाई साहब कह रहा हम बर्बाद हो जाएंगे, एमएलए बना दो, चुनाव मत लड़ाओ, हम जिंदगी भर आपके साथ हैं। मुझे दया तरस आ गया। 18-23 में मैंने मेरी पार्टी की चिंता नहीं करी, मेरे वोट 9 लाख से 10 लाख हो गए। मैंने आप सबके सम्मान की चिंता करी। जब 2000-5000 आ रहे नहीं लड़ाई चुनाव वहां पे, लेकिन वो लोग कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और पीछे से बैठ के एक ही बात करेंगे कि हनुमान जी तो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अब आप बताओ, आपके गांव में कोई बच्चा बिगाड़ दिया क्या मैंने? और मुझे अगर निकाल दो राजस्थान की राजनीति से तो फिर लड़ाका कौन, उसका नाम बताओ मुझे। चलो मुझे माइनस करो, मैं नहीं हूं। बोलो भाई, क्या वो सीकर वाला टोडास रहा है लड़ाका? तो कौन से जो मीणा जी थे पहले कह रहे थे मैं ऐसे कर दूंगा, भाग गए बाबू पायलट साहब। उनका तो डॉक्टरों ने कह रखा धूप में निकले तो आपका रंग काला हो जाएगा, धूप से एलर्जी उनको। तो कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? बोलो तो सही। हमारा तो काला हो गया रंग, आप देख रहे हो कैसे धूप में घूम घूम के 45 डिग्री, 48 डिग्री, 46 डिग्री। और आज से नहीं, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय भी ऐसा ही था। मैं कोई भी मेरे पास आता था मुझे बड़ा मजा आता था कि उसका काम कराऊंगा, परसेंटेज नहीं देता, आओ एडमिशन पाओ, आओ घुस जाओ यूनिवर्सिटी के अंदर। कितने विधायकों ने मेरे खिलाफ उठाया मामला, फिर उसी सीएम से सलमान को गिरफ्तार करो, इसने विश्वविद्यालय के अंदर ये क्या कर दिया, कबाड़ करना, 7-8 हजार एडमिशन कर दिए गांव के लड़कों को। तो मीडिया के लोग मुझे बोले कि आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने सही किया, एडमिशन लेना हर आदमी का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार जो पैदा होता है ना कि मैं अच्छी जगह पढ़ूं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। भाई किसी का मन हो गया तो पढ़ लेगा, हमारी चली करा दी। और मैंने कहा अगर मैं सरकार में आ गया तो मैं नौकरियां कैंप लगाऊंगा, गांव में नौकरियां पकड़ पकड़ के नौकरियां लगा दूंगा। मैंने ये भी कहा और आज भी मैं कहता हूं
कि सरकार के नजदीक भी ले आओ, मुझे सीएम की कुर्सी के 20 मीटर के दायरे में बिठा दो, उसमें भी ठीक कर दूंगा सारी व्यवस्थाएं 10 मिनट के अंदर। भाग जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, वो दिखेंगे नहीं, जोड़ी झंडे लेकर कोई बंगाल की खाड़ी में भागेगा, कोई समुद्र में कूद जाएगा। इतने लोगों को देखा मैंने, नजदीक से देखा। और मेरी एक आदत रही, जिसका मैंने पीछा किया उसको भगा दिया 7 समंदर पार। जिसको चाह किसको जेल में भेजना है जेल में भेजा, जिसको चाह किसको 7 समंदर पार भेजना है 7 समंदर पार भेज दिया। अब बताओ, वसुंधरा जी से बड़ी तो कोई नेता हो नहीं सकती रास्ते में, है क्या कोई? कहां गई है? भजनलाल जी से मिलने का टाइम मांग रही है, अंदाजा करो क्या स्थिति होगी वसुंधरा जी की। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सब मेरे साथ आ गए, पहले आप वसुंधरा के साथ। मैं जाट समाज के लोगों को कहता था, वो कहते थे अपने ठीक है साहब, कम से कम जाट सीएम नहीं बना तो आधी तो नहीं, जाटों घर पे आई तो आधी सही अपना इसे काम चला दिया। तो तुम वोट देते थे, वो कहते जाटों की, राजपूतों की, गुजरों की, रेवारियों की, चाहे हरीश बैठा है, जहां जाती वहीं के कपड़े पहन लेती, हाथ हिलाती, और फिर वही 8 PM नो सीएम, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ही चला राजस्थान ऐसी। और गहलोत को मजा आ गया कि भाई इसके पापों पे डालू पर्दा और ये डाले इसके पापों पे पर्दा। तो दोनों ने मिलकर राजस्थान को खूब लूटा। और अब जब हमारा संघर्ष खत्म हुआ और वसुंधरा को भगाया, तब भजनलाल पैदा हुआ। 2.5 साल जो निकला, ये काला अध्याय जुड़ गया राजस्थान की राजनीति में कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसको मुख्यमंत्री के बारे में ज्ञान भी नहीं कि मुख्यमंत्री के पास कितनी पावर होती, कितनी ताकत होती है। सारे किस्से तो मैं आज नहीं कहूंगा, क्योंकि भजनलाल जी की विदाई जल्दी होने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, बाद में और मिल जाएंगे, कहां जाएंगे। जब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, दिख जाएंगे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हुए, तब रोक के पूछ लेंगे, बताओ फीलिंग कैसी है आपकी? फीलिंग अच्छी है आपकी? कैसा महसूस कर रहे हैं? वो वही काम करेंगे जो पहले करते थे पार्टी कार्यालय में, तो उनका काम उनके लिए इंतजार कर रहा है। वो क्या करते थे आप भी जानते हो, मैं तो उनको जानता हूँ 97 के दौर से, जब बहुत उच्च स्थिति में थे। क्या मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उनकी। हर आदमी नीचे से ऊपर बढ़ता अच्छी बात है, लेकिन ऊपर बढ़ने के बाद आदमी को अपना समय नहीं भूलना चाहिए, मैं पहले क्या था। और इनको इनाम मिला मुख्यमंत्री का, सिर्फ राजस्थान की मजाक उड़ाने के लिए मोदी हमेशा ने कहा कि ऐसे आदमी को राजस्थान का सीएम बना दो कि राजस्थान की जनता हमेशा नीचे देखेगी कि हमारा अपमान हुआ, और अपमान करवा लिया आपको। अब 28 के अंदर आपको सोचना है, 28 में आप नहीं सोचोगे तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। शेड्यूल कास्ट के लिए, मुस्लिम के लिए, सारी जातियों के लिए। आप बताओ, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, जब गुर्जरों के सीने पे गोलियां मारी थी वसुंधरा, हनुमान बेनीवाल उनके साथ बैठा था। मैंने तो 2 बार पायलट को सीएम बनाने की बात की, बना दो सीएम पायलट को। मैंने हर जाति के लिए प्रयास किया कि किसान कौम आगे बढ़े और अच्छे हाथों में राजस्थान का नेतृत्व रहे, लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ नहीं। हमारे जो लोग चुन के गए वो हमें धोखा दे गए। आपके MP साहब आते हैं आपको संभालने, वो तो कह रहे हैं मैं तो धूप में घूमता रहता हूं। कभी नहीं आते देखे इलाके में घूमते हैं क्या? अभी विदेश यात्रा पर पैसे कम आना चाहिए, क्योंकि मैं शिवसेना में ज्यादा आया तो मुझे हरवा दिया वहां। बताओ यार, गजब हो गया। पता नहीं जनता चाहती क्या है, जनता क्या चाहती है। जनता ये भी कहेगा आप हमारे खेत में काम करो, चलो एक दिन के लिए कर भी दिया, तो जब खेत में ही काम कराओगे तो पार्लियामेंट और विधानसभा में उनसे कौन लड़ेगा जो किसान विरोधी लोग हैं। तो लोग तो चाहे जैसे मजाक करते हैं। सही सोच के साथ आपको निर्णय करना होगा। आज जो आपने ऐतिहासिक मंदिर बनाया, मैं पूछ रहा था, बड़ा खर्चा हुआ, 3.5-4 बच्चों 2-3 मिनट बैठो नीचे, ऐसे बन गई सरकार, वोट डाले भी नहीं रह जाओगे, बैठो। जो
एक संदेश आपने राजस्थान के अंदर दिया और धुंधला का संदेश मारवाड़ जंक्शन का, पाली का संदेश पूरा राजस्थान देख रहा है। निश्चित रूप से तेजाजी महाराज जाट समाज के नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश और तमाम इलाकों में गया हूं। धाकड़, गुर्जर, मीणा, रावत, राजपूत, तमाम जाति वीर तेजाजी महाराज को मानती है बहुत पहले से, जाटों के साथ साथ। इसलिए ये सर्व समाज के लोक देवता हैं और लोक देवता राजस्थान में जो भी है, चाहे तेजाजी महाराज हुए, चाहे बाबूजी महाराज हुए, चाहे गोगाजी महाराज हुए, लोक देवताओं की पूजा सारे समाजों ने राजस्थान के अंदर की है। ये हमारी संस्कृति और परंपरा है। और हर गांव जब बसा है तो प्रत्येक गांव की बसावट के पीछे भी एक देवता है। हर गांव में कहते भाई हमारे खेड़े का धनी ये है और हमारे गांव का देवता ये है, उनकी अलग से पूजा होती है। तो मैं तो दूसरे समाजों के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हम जब सब लोग देवताओं में जयकारे लगाते हैं, आप भी तेजा जगह जयकारे लगाओ, कि लगता नहीं कि आप लोग तो लगाओ, और नहीं तो वोट नहीं देंगे फिर लगाते हो। वोट के लिए आके जोर जोर से माइक पकड़ के लगाते हो। मैं लगवाया कहीं तो लगवाया तो पिछली बार नहीं था, हाथ में पकड़ के अरे रुक जाओ, पता वोटों के लिए, वोटों के लिए मत लगाओ, मन से लगाओ, मन से लगाओ। कि तेजाजी महाराज ने गाय की रक्षा के लिए 1000 साल पहले कुर्बानी दी। बीजेपी वाले तब गाय गाय कर रहे हैं। बीजेपी तो 80 में बनी थी, उससे पहले कहां थी बीजेपी? 1980 में बनी बीजेपी। तो भाइयों, आप सबको, मातृशक्ति को, नौजवानों को एक प्रण आपको लेना है कि हमें ऐसी सरकार बनानी है जिसमें हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले तो ऐसे महसूस करें कि हम घर के आंगन में घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा राजस्थान कैसे बनेगा? वोट की ताकत से बनेगा। और एक बार आप ठीक कर दो, किसान को बूस्टर डोज की आवश्यकता, किसान का कर्जा माफ करो। 2 लाख करोड़ का कर्जा राजस्थान के किसान, देश पर 30 लाख करोड़ का कर्जा है। धन्ना सेठों का 20 से 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने। तो फिर किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ कर रहे? चौधरी देवीलाल जी ने 90 के अंदर 10,000 का मूल कर्जा माफ किया था, उसमें लाख लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए लोगों को माफ होकर मूल का ब्याज लगा। तो भाइयों, एमएसपी खरीद, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, अगर मंत्री मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी कानून की व्यवस्था यहां पे। फ्री बिजली दो राजस्थान के किसान को। आप फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर के अंदर आप ऊपर से देखोगे, मैं चुनाव करने हेलीकॉप्टर से घूम रहा था, ऊपर सारी सोलर प्लेटें लगी है, सोलर आ गया। सोलर, विंड एनर्जी, बिजली उत्पादन का हमारे दूसरे जो स्टेशन है, इन सब की बिजली अगर उत्पादन देखते हैं तो राजस्थान आज की तारीख में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है। बिजली बेच रहा है दूसरों को, तो फिर किसान को फ्री बिजली मिलनी चाहिए और उपभोक्ताओं को घरेलू आधी दर पे बिजली मिलनी चाहिए। ये हुंकार रैलियों के माध्यम से, जब वसुंधरा सीएम थी तो बड़ी हुंकार रैलियों के बाद ये करवाया कि 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए। किस बात का टोल? डीजल पेट्रोल 100 रुपए, डीटी ऑफिस में गाड़ी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए उसके ले लेते हो, और शेष 3 तरह के टैक्स और फिर टोल टैक्स। इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन कौन सुनेगा आपकी? बताओ मुझे, सुनेगा कौन? आपके नेता को तो जाकर हाथ जोड़ के एक बात कहते, साहब हमारी सरकार नहीं, हमारी चलती नहीं। और जब विधानसभा लोकसभा चलती है तब नींद लेते हैं वहां पड़े पड़े, लड़ नहीं सकते, हमारी टिकट कट जाएगी, हमारा नेता हमसे नाराज हो जाएगा, तो रख लो टिकट, रख लो। वैसे हारना करना मरना तो सबको ही है। आप एक बात को याद रखो कि कोरोना के अंदर मोदी की लापरवाही से और राजस्थान में 100 करोड़ की लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा। मोदी जी कहते घंटी बजाओ, कोरोना चला गया घंटी से। कभी तो घंटी बजवाई, कभी ताली बजवाई, कभी दिए जलवाए। अरे कोरोना कोई दीपक से उससे जाएगा क्या? कोई तंत्र मंत्र थोड़ा ही था। और लोकसभा में मोदी कहते थे कोविड नहीं आने दूंगा हिंदुस्तान में। हमारे देश लोग बैठे थे उस समय, कैसा कोई बात हुई होगी नहीं आएगा। और बाद में जबरन लोकसभा चलाई, कोविड फैलाया देश के अंदर, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बनाया,
कि हमने इतने दिन पार्लियामेंट चलाई कि रिकॉर्ड बनने के चक्कर में लाखों लोगों का जीवन संकट के अंदर डाल दिया। कितने लोग मरे होंगे कोरोना में, आप अंदाज बताओ देश में कितने लोग मरे। ऐसा कोई गांव है क्या नहीं मरा? कोई है कोई गांव? 50 लाख मर गए। ये 2-3 लाख ही बताते हैं। हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा है ना, तो थोड़े बहुत मरते हैं जब तो पता ही नहीं चलता। आजकल आप देखो रोज लोग देखते हैं, भजनलाल के आने के बाद आग ज्यादा लगने लगी, बस ट्रेन लग रही, लोग रहे कितने मरे, कह रहे यार नहीं कम मरे। तो लोग यहाँ इंसान की जान की कीमत नहीं है, और इसको आप मुआवजे में तोलते हो। मर जाता है, बैठ जाओ बॉडी लेके, तो 50 लाख मुआवजा दे दो, जांच कुछ भी नहीं करेगी, मुआवजा दो और घर ले जाते। तो भाई ये व्यवस्था तो खराब हो गई ना, इस व्यवस्था को ठीक कौन करेगा आप बताओ। चलो ये तो मैं कम से कम लड़ रहा हूं, तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में आपका सम्मान तो बढ़ा राजस्थान का। नहीं तो लोग तो कहते हैं राजस्थान वाले तो कांग्रेस बीजेपी को ही वोट देते हैं और कुछ जानते ही नहीं राजस्थान के लोग। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। कम से कम तुम्हें एक नई झंडा, नया डंडा, नई ताकत दी देश के अंदर, और नौजवानों को लड़ने का संबल दिया। उन्हें ये भी कहा कि डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, मैं सत्ता को ठोकर मार के लगातार बैठा हूं। मेरे जो दुश्मन थे, जो मुझे बर्बाद कर रहे थे, मेरे परिवार को बर्बाद कर रहे थे, मैं तो सत्ता में हूं नहीं, वो तो अपना मर जाएंगे बूढ़े होकर, फिर मैं बदला कब लूंगा उनसे बताओ मुझे। लेकिन मैं बदला लेने की नहीं सोचता, मैं सोचता हूं कि मेरे लोग मजबूत होने चाहिए जो मुझे प्यार करते हैं। वो ताकतवर कैसे हो, हर घर में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर कैसे खड़ी मिले, हर किसान ताकतवर कैसे हो, किसान गरीब जो थाने तहसील में जाए उसका सम्मान हो, थानेदार तहसीलदार बोले आओ बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। ऐसा राजस्थान में चाहता हूं। ऐसा राजस्थान कौन देगा? आप दोगे। आप तय कर लो कि एक वोट के साथ एक शेड्यूल कास्ट का वोट हो, एक ओबीसी का, मुस्लिम का और तमाम लोगों का। गांव में बात करो, जहां ये हमारे प्रवासी भाई जो बैठे हैं जिनका अच्छा बिजनेस है, सब लोगों हमारा ये अलग अलग स्टेट के अंदर, चाहे मद्रास हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में जाता रहता हूं। वहां इन्होंने तेजाजी महाराज का मंदिर बनाया, 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए पिछले सालों में। खरनाल का नहीं बना अभी तक, वो तो फिर मेन मंदिर है ना, उसमें थोड़ा समय लगेगा। वो मंदिर और सरकार मुझे लग रहा है 7 साल ही बनाएंगे, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, बढ़ रहा आगे सब हो जाएगा। मेरे से देश के कई एमपी बात करते हैं, आपके मारवाड़ी लोग बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं मारवाड़ी मतलब राजस्थान में शेखावटी, मारवाड़ सब कुछ आ गया मारवाड़ी। हरियाणा के आधे लोगों को मारवाड़ी मानते हैं जो काम करते हैं। कह रहे साहब कोरोना के समय मारवाड़ियों ने बहुत मदद की हमारी, पैसा भी दिया, संसाधन जुटाए और सेवा करी, तब सीना चौड़ा होता हमारा। लेकिन ये बात तो ठीक हो गई, वहां सेवा की। अब आप ये बताओ कि मारवाड़ियों को यहाँ क्या मिल रहा, कोई रोजगार का साधन या कोई नए डेवलपमेंट? कौन सोच रहा? पीने का पानी तो नहीं है आपके पास राजस्थान के अंदर, पीने का पानी आ रहा है क्या गांव में? सही, हर गांव की स्थिति है, पीने का पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, स्कूल है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं, कॉलेज नहीं, कॉलेज है तो सब्जेक्ट नहीं। कहां बेटियां पढ़ेंगे हमारी बताओ? कौन व्यक्ति अपनी बच्ची को बाहर पढ़ा के 20,000 रुपये महीने के अंदर कराएगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमें ताकत दोगे तो देखिए, ताकत से सब कुछ होता है, खाली बुला के कहना ही होता है ये फैसले लिए गए, तो फैसले लागू हो जाते हैं और आम आदमी खुश हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी खुद की सरकार बनानी होगी। अगर बीजेपी को हरा के कांग्रेस बना दोगे और कांग्रेस को हरा के बीजेपी बना दोगे तो 70 साल 80 साल में आपने क्या लिया, ये चीज भी देखने की आवश्यकता। दिलीप सिंह जो आपको बात कही वो अच्छी बात है कि फिर लड़ने वाले कहां से लाओगे ये तो बता दो। लोग तो हाँ लड़ते जरूर है, अभी नए एमएलए और नए नेता ना लड़ते, किस लिए लड़ते बताऊं आपको? टोल टैक्स का ठेका लेने के लिए, किसी कंपनी में ट्रांसपोर्ट के लिए, जमीन पर कब्जा करके होटल बना लें, बाहर विदेश यात्राएं करें, बच्चों के सपना देखो नए विधायकों के साथ। तो अरे यार यूथ किस दिशा में जा रहा है, हमें तो चिंता होती है कि इतना लड़के क्यों खराब हुए, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो छोड़ो फिर, हमारे नाथू राम जी नहीं समझाया कभी, लोगों को कहते थे कि बिजली आएगी तो करंट आएगा, रोड होगी तो चोर आएंगे और लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। और 70 साल वोट लिए, कितने साल? 70 साल इस बात के वोट लिए। और मैंने वहां 30 कॉलेज बनवा दिए नागौर के अंदर। लास्ट में क्या फ्यूचर में कि हनुमान के रोज ही जीते, अब दिन भैंसालान बनाए दो, 5,000 वोट पर दे दे भैंसालान, तो कर दिया काम। विदेशी वैद ऐसा हमारी झोटी खराब हुई थी,
और बात ठीक करी वेद जी। एक काम तो मतलब आप कैसा नेता चाहते हो, मुझे ये तो बताओ, आप नेता कैसा चाहते हो? क्या लड़ने वाला नेता चाहते हो, या कमजोर जो घूमता रहे हर जगह मुंह मारता हो वैसा चाहते हो, या चोर चाहते हो, लुटेरा चाहते हो, ईमानदार चाहते हो, या 40% वाला चाहते हो जो बनियान में 40% ले ले सारा? आ गया ना बनियान के अंदर, बनियान में वीडियो देखा आपने? फिर कहते हनुमान जी को मिटा दे, मिटा तो नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूं, 7-8 महीने में मिट गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उनको बचा रही है। बीजेपी को किससे तकलीफ है? हनुमान बेनीवाल से। वो तकलीफ इसलिए कि हमारी पोल खोल रहा है और ये किसानों का नेता है, और हम जो खून चूस रहे हैं किसानों का, ये हनुमान बाधा बन रहा है। कांग्रेस और हम मिलकर लूट सकते हैं, लेकिन ये लोगों को जगा रहा है कि हनुमान की पार्टी को खत्म करना है। जब बजरी माफिया का आतंक था, ये बजरी माफिया कुछ भी नहीं, पिछले वाला मेघराज सिंह एंड पार्टी, तब मैंने आंदोलन किया। उसके घर पे ईडी सीबीआई आई, दीवार कूद के भाग गया रात को अंधेरे के अंदर। उसने कभी सोचा नहीं कि मुझे इस तरह भागना पड़ेगा। तब वो कहता है कि राजस्थान में बिकाऊ नेता देखे मैंने सबसे ज्यादा, लेकिन एक ही मर्द है जिसने मुझे दीवार कूदा दिया, भाग गया मैं ईडी सीबीआई आई। तो फिर जब पहले पता लगता तो दूसरा काम होता। भाइयों, लड़ाई लड़ी है आपके सामने, और आपको लड़ने नहीं दिया कभी। दो समाजों को कभी नहीं लड़ने दिया, जाट समाज, राजपूत समाज, मीणा समाज, गुर्जर समाज, छोटी मोटी तनातनी भी अगर कभी हो गई बच्चों के, तो बीच में खड़े होकर आपको खुद का नुकसान करा के भी आपको एक साथ जागरण पर बिठाने का काम किया और सर्व समाज की बात करी। अब लोगों को तकलीफ इस बात की है कि हनुमान जी तो किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लिए नहीं बोलते। जो सत्ता के अंदर है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या जो मंत्री है तो भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, उन लोगों को मैं खिलाफ हूं, किसी को तो नहीं बोलूंगा। अब आप वाला जो एमएलए साहब है उनके खिलाफ तो नहीं बोला मैं, मेरे साथ एमएलए थे, मैं ऐसे तो हर किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। जो दी किसी के खिलाफ, जो सत्ता के अंदर है और जो किसान का दुश्मन है, और जो किसान का दुश्मन है वो हनुमान बेनीवाल का दुश्मन है, चलो किसी भी तरीके से आप इसको मानिए। आज हमें, मुझे 1-1.5 बजे आता तो बहुत अच्छा लगता खुद को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो सम्मान हमें दिया अच्छा लगा। दिलीप जी पाली जिले में भी बड़ी रैली करेंगे अपने आने वाले दिनों के अंदर, पूरे पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां भी जगह तय करेंगे, एक पाली में करेंगे, एक जालोर में करेंगे। अब सुनिए मेरी बात, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज की पार्टी है, वो मुख्यालय जहां हम पहुंच नहीं पाए, आपके जिले के वो अवरुद्ध विकास के काम, चाहे मुआवजा हो चाहे दूसरा क्लेम हो, नहीं आ पाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्या मुझे लिख के इसके अंदर दे दें, आपके सारे 100% काम हो जाएंगे। जब मैं इस पुल पर चढ़ा था तो मुझे डर लग रहा था, इस पुल बहुत बड़ी तादाद में पीछे हजारों लोग, ये पुलिया थोड़ा चौड़ा बना तो नहीं मिलता देगा, सरकार ही रोना हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं, बजट जो है वो लूट के लोग खा रहे हैं, उसका आता पता ही नहीं। वैसे भजनलाल का साला इतने पैसे खा गया जो कितने ही पुल बन जाते राजे, खा के निकल गया था, भाग गया। भाइयों, एक दूसरा अंडरब्रिज का मामला ठीक आपने बताया, अंडरब्रिज स्पीकर से टूंडला सोजत रोड रेलवे पटरी के नीचे, इसको मैं चालू करा दूंगा आपके जल्दी। और दूसरा इस पुलिया को, दूसरा क्योंकि अगर ट्रैफिक कितना रहता है मुझे तो नहीं पता, इस पुलिया पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है क्या, कितना? ये नेशनल है, स्टेट है। हाँ, तो ये प्रयास हम करेंगे कि इस पुलिया को अगर डबल बना दिया जाए ना, तो किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो। मुझे खुद को डर लग रहा था, यार मेरे बच्चे पीछे आ रहे हैं, धीरे धीरे करके कैसा है। तो ये 2 काम आपने बताएं, ये करेंगे। आपके यहाँ जो भी सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, जो हमारी बच्चियां बैठी है, इनके बच्चों के, नौजवानों के जो भी काम है, लड़ाई तो आपकी लड़ी रहा हूं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकले, बच्चों को नौकरियां मिले, खाली पद जो 4 लाख है वो पद भरे जाए, कर्ज माफ हो, तमाम मुद्दों की लड़ाई जो मैं लड़ी रहा हूं। लेकिन अलग से कोई मामला हो, आप मुझे बिल्कुल बताना। जब मैं आ गया आपके क्षेत्र में तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी का ध्यान भी मैं उतना ही रखूंगा जितना मेरे विधानसभा क्षेत्र का मैं ध्यान रखता हूं।
इतना विश्वास हो गया। पाली, अब पाली और मेरे में पाली, हम तो मारवाड़ के, असली मारवाड़ पाली, नागौर, जोधपुर, ये मारवाड़ी, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू का आधा इलाका, ये असली मारवाड़ है। तो हमारा तो आपस में रिश्ता है, एक भाषा, एक संस्कृति, खान पान सब एक है। और हाँ, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सामाजिक जो रहा, विकास के मामले में हमारे नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसका मौका लगा, नाथुराम जी का मैंने नाम गिनाया, हर जिले में नाथुराम जी थे एक दो जो लुटिया डुबो रहे थे। तभी तो आजादी के 70 साल बाद कहीं भी जाओ, महिलाओं के अंदर एक बात कहती है कि पीने का पानी नहीं, नल नहीं। बताओ, नल के लिए तरस रहे हैं हम लोग। कहां तो मोदी जी बात कर रहे हैं कि मैं भारत को विकसित बना दूंगा। भारत तो बढ़ेंगे, हमारे खुद तो हो जाएंगे विकसित सारे। भाई खुद ने तो कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा पद मिलेगा। और अंग्रेज आए थे देश के अंदर, तब लाए थे थोड़े से लोग, व्यापारी बनते, देखा यहाँ तो पोल है, बजा तो ढोल बजा के 150 साल। मोदी जी को लग गया कि सामने तो कुछ है ही नहीं, आराम से जो चाहे भाषण दो, सोशल मीडिया सारा कर लिया मामला, और सामने वाले बेचारे जो है उनको देख लो। ये तो पहली बार एक हुए विपक्ष वाले, वो भी हमारे जैसे कई भाइयों का रात, नहीं तो इधर सरेंडर हो जाते। और पहली बार मोदी जी को 12 साल में मुंह की खाने पड़ी, और महिला परिसीमन बिल कैसे गिरा लोकसभा में, देखा था हमें गिरते हुए, क्या देखा था? मोदी और अमित शाह तो उठा नहीं गया था, यूं हाथ देकर उठ गए, ताकत चली गई। अब वैसे ही ताकत जाएगी, क्योंकि 19 में जो सीट थी 303 और 24 में कितनी आ गई? 240, कम कर लो 50-60 और, अब के बाहर चल जाए सत्ता से। लेकिन उससे पहले भजनलाल का जाना जरूरी है। अगर ये रह गया तो पता नहीं, रिफाइनरी में तो आग लगेगी, देखा आपने? रिफाइनरी में इसका दौरा हुआ और उस दिन बोला कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, तो अग्निदेव बोला आप आओ मत, उससे पहले कर लेंगे हम काम। हो गया, और उसके बाद जा रहा मैं जांच कर रहा हूं। क्या पता तुम्हारे कैसे जांच होती? रिफाइनरी की परिभाषा भी जानते हो क्या? रिफाइनरी में क्या रिफाइंड होगा, कहां से तेल आएगा? बस बिठा दिया कुर्सी के ऊपर। यार मुझे तो शर्म आती, मैं कह रहा हूं कि मैं राजस्थान, लोग कहता कि आपके प्रांत का मुख्यमंत्री कौन है, तो मैं तो कई बार मोहनलाल का नाम बताता हूँ, मध्य प्रदेश वाला, कि नीमच लगते हुए इलाके हैं। और मोहनलाल जी है, भजनलाल जी, हाँ मोहनलाल जी भजनलाल जी भाई हैं दोनों, किसी को भी मान लो। तो कौन पूछा मुख्यमंत्री को? नीचे ब्यूरो के अधिकारी चला रहे सारी सरकार। मुख्यमंत्री का काम तो ये बच गया, जो IPL के मैच हो रहे हैं उसके पास मॉनिटर बैठे, देखो बताओ, ये CM का काम है क्या? मुख्यमंत्री का काम है क्या? तो बेचारे जो खेल मंत्री है उनको तो पास भी नसीब नहीं होगा। वो कह रहे साहब क्या करें, सारे CM साहब ले गए, पास भी ले गए। गजब की बात कर रहे हैं। जो सरकारी करा दो फिल्म मैचों को, कि सरकारी कराएगी, सरकारी खेलेगी, फिर आवश्यकता कहां है? तो भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी आपके हितैषी नहीं होते, और कांग्रेस के अंदर जंग लग चुकी है। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में बदलाव हो, सत्ता में आपकी भागीदारी हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। हमारी माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के और छोटे भाई भगत सिंह बन के इस व्यवस्था को खत्म करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, अपराध को खत्म करें और नए राजस्थान का निर्माण करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आखिरी वक्त तक आपके लिए लड़ता रहूंगा, चाहे लड़ते लड़ते मैदान में अकेला रह जाऊं, फिर भी मेरे जैसा जिद्दी आपको देश में नहीं मिलेगा। जिद कर ली, चाहे जाओ इधर को उधर हो जाए, कितना बड़ा नुकसान, लेकिन मेरे लिए नहीं करता जिद, आपके लिए करता हूं। जब आपके तरफ कोई उंगली उठती है, जब किसान की तरफ कोई उंगली उठती है, जब दलित शोषित की तरफ उंगली उठती है, तो हनुमान बेनीवाल उनके आगे खड़ा मिलता है। विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सम्मान दिया, मुझे बुलाया, कभी भी आवश्यकता पड़े, आपने तो मेरा 5 घंटे इंतजार किया, मेरी आवश्यकता कभी भी पड़े, 25 साल से तो मैं लड़ी रहा हूं आपके लिए, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको सफल कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कराया और मुझे मारवाड़ जंक्शन और धुंधला की धरती के दर्शन करवाए, और उसके लिए आप सबका, आयोजन समिति का, जाट समाज का और सर्व समाज के जो लोग यहाँ हैं, उन सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।